Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 23rd of July 2021, Friday. Inspiration of the day is, if you want to fly, give up everything that weigh you down. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 4. Valuation of companies caught in crosshair. As we already know that strategic disinvestment is one of the flagship plan that government of India is pursuing for this financial year in order to raise the revenue. तो बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनका स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है या हो चुका है. उसी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक इशू रेज़ किया है, एक कंप्लेन रेज़ करी है, एक कंसर्न रेज़ किया है. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का ये कहना है कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में जो भी कंपनीज का वैल्यूएशन हो रहा है, दैट वैल्यूएशन इज़ नॉट द स्टैंडर्ड अप्रोच दैट जनरली गवर्नमेंट शुड फॉलो. नीलांचल इस्पात निगम और एयर इंडिया का एग्जाम्पल लेते हुए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज़ ऑब्जेक्टेड द मेथडोलॉजी, जो मेथडोलॉजी यूज़ कर रही है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन ऑर्डर टू वैल्यूएट द इंटरप्राइज वैल्यू. उस मेथडोलॉजी को लेकर के क्वेश्चन मार्क रेज किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने. क्या कंसर्न रेज किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का ये कहना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम दीपम बोलते हैं. दीपम फॉर वैल्यूइंग NINL for its strategic disinvestment along with the line of Air India is not the standard approach, is not the generally adopted approach followed by government during disinvestment. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का अप्रोच हमेशा ये रहता है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के कि जितना ज़्यादा मैक्सिमाइजिंग द इक्विटी वैल्यू, जितना ज़्यादा हो सके शेयर्स की वैल्यू को उतना मैक्सिमाइज किया जाए. जबकि रीसेंट टाइम में दीपम ने जो अप्रोच अडॉप्ट किया है दैट अप्रोच इज़ नॉट लीडिंग टू दिस ऑब्जेक्टिव. उस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इक्विटी वैल्यू है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वो मैक्सिमाइज नहीं हो रही. सो द अप्रोच फॉलोड बाय गवर्नमेंट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट दैट इन्वॉल्व सेल ऑफ इक्विटी वेयर डेट इज सेटल बाय सक्सेसफुल बिडर. और दीपम बेसिकली एंटरप्राइज वैल्यू को यूज़ कर रहा है फॉर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड यूजिंग एंटरप्राइज वैल्यू फॉर डिसइन्वेस्टमेंट में एक्चुअली मूव्ड अवे गवर्नमेंट फ्रॉम दिस इंटेंट. एंड what should be the intent? Maximizing the equity value should be the government intention while going for strategic disinvestment of public sector undertakings. और जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इस पर्टिकुलर इशू को रेज किया, इमीडिएटली गवर्नमेंट हैज़ लेड टू द रिवीजन ऑफ वैल्यूइंग और evaluating the method that are being actually used for valuing the public sector enterprises. तो हो सकता है अगर इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के गवर्नमेंट अपने स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में वैल्यूएशन की प्रोसेस को मॉडिफाई करती है तो फ्यूचर में डिसइन्वेस्टमेंट में जो मेथड अडॉप्ट हो रहा है शेयर्स की वैल्यू को या एंटरप्राइज की वैल्यू को डिसाइड करने का वो चेंज हो जाए. और अगर इसका इम्पैक्ट एयर इंडिया की वैल्यूएशन की प्रोसेस पर भी पड़ा तो मे बी इन फ्यूचर एयर इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो एयर इंडिया की सेल है, वो आगे और डीले हो. फिलहाल के लिए गवर्नमेंट का इस साइड से कोई अभी कमेंट नहीं आया, मींस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी इस पर्टिकुलर इशू पर कोई कमेंट नहीं किया. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 5. कैबिनेट ओकेस PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील. आत्मनिर्भर भारत के तहत जो PLI स्कीम दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोपोगेट करी थी, उस स्कीम को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट सेक्टर में एक्सटेंड किया है. आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में
इसी न्यूज़ को कवर किया गया और कहा गया कि जो PLI स्कीम जो फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से स्टार्ट हुई थी, अब कैबिनेट ने उस PLI स्कीम को स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में भी एक्सटेंड कर दिया है। तो यूनियन कैबिनेट ने थर्सडे को अप्रूव कर दिया है अप्रॉक्सीमेटली 6,322 करोड़ PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट an additional investment of about 40,000 crore and add capacity of 25 million tons in this particular specialty steel segment. Steel is one of the very important manufacturing sector, और अगर 6,000 करोड़ की PLI स्कीम सफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती है, जिससे 40,000 करोड़ का अगर FDI इनफ्लो इंडिया में होता है, तो डेफिनेटली इट मे लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 5,25,000 इंडिविजुअल्स या वर्कफोर्स इसमें डिप्लॉय होगी, मतलब इतनी जॉब्स जनरेट होंगी, ऑफ विच 68,000 विल बी हैव द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कई तरह का होता है, कैजुअल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो 5 लाख की जॉब अप्रॉक्सीमेटली जॉब्स जनरेट होंगी, जिसमें से 68,000 तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पाएंगे एज पर द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक के बाद, MSME के बाद, अब गवर्नमेंट ने बेसिकली स्टील, ये स्पेशलिटी स्टील सेगमेंट को क्यों फोकस किया है? सबसे पहला तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिचुएशन के टाइम में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ वन ऑफ द की फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड फॉर फ्लो ऑफ द मनी इनटू द मार्केट, और जो इवेंचुअली डिमांड में कन्वर्ट होगा। एक तो ये सिनेरियो है, हालांकि ये भी इस पर एक ये भी पॉइंट रेज किया जा सकता है कि दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैव द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, बट अगर कोविड की बात करें, कोविड से जिस तरह से इकोनॉमी अफेक्ट हुई है, उसका भी इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म ही रहने वाला है। कई सारे एक्सपर्ट ने ऑलरेडी ओपाइन किया है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से जो इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, ये अभी 2-3 सालों तक इसका इम्पैक्ट ख़त्म होने वाला नहीं है, और आगे वाले 5-6 सालों तक इसका इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पर दिखता रहेगा, जिस तरह से कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी डिसरप्ट हुई है। तो गवर्नमेंट के लिए इट इज़ वेरी इम्परेटिव कि शॉर्ट टर्म प्लान्स को भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे इन ऑर्डर टू बूस्ट द इकोनॉमी, और एज वेल एज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्लान्स पर भी गवर्नमेंट का फोकस रहे। इसके अलावा अगर हम स्पेशलिटी स्टील की बात करें, वाई स्पेशलिटी स्टील हैज़ बीन चूजन एज अ टारगेट सेगमेंट बाय गवर्नमेंट, because only 18 MT value added steel specialty steel out of a production of 1.102 MT of steel in 21 was produced in the country। तो हमारी ज़रूरत कितनी थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में? ज़रूरत थी 102 मिलियन टन, यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन टन की इंडिया को रिक्वायरमेंट थी, जिसमें से केवल 18 मिलियन टन वैल्यू एडेड स्टील एंड स्पेशलिटी स्टील इंडिया वाज एबल टू प्रोड्यूस इंटरनली और थ्रू इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लार्ज डिपेंडेंसी थी वो फॉरेन मार्केट पर थी इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर स्टील रिक्वायरमेंट। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो चाइनीज़ मार्केट पर थी, और उसी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक MSME सेगमेंट के बाद स्पेशलिटी स्टील सेगमेंट को टारगेट किया है PLI स्कीम में। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये PLI स्कीम अभी और भी सेगमेंट में एक्सटेंड करी जाएगी। गवर्नमेंट किस किस सेगमेंट को चूज़ करेगी, ये इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्या है। अगर कोई ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट कर रहा है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो दैट विल बी द सूटेबल टारगेट सेगमेंट फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि PLI स्कीम का बहुत बेसिक पर्पस है कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना। जो इंडिया की डिपेंडेंसी है कोर प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर के फॉरेन मार्केट में, उसको रिड्यूस करना और इंडिया को एज अ एक्सपोर्ट हब प्रमोट करना। तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्हीं सेगमेंट को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, या उन्हीं सेगमेंट्स को फोकस किया जाएगा जहां पर इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन मार्केट पर ज़्यादा है। सो इन दिस PLI स्कीम देयर विल बी 3 slabs होंगे, द लोवेस्ट स्लैब बीइंग 4% एंड द हाईएस्ट स्लैब बीइंग 12%, which has been provided by electrical steel, that is CRGO.
और फ़िलहाल के लिए ये स्कीम 5 सालों तक रखी गई है, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2027-28 फाइनेंशियल ईयर तक। और गवर्नमेंट का ये एंटिसिपेशन है कि स्पेशलिटी सेक्टर में PLI स्कीम विल ब्रिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ FDI and that will actually reduce the India's dependence on foreign market, that is actually increase the employment and make the India export hub। तो ये सारे बेनिफिट जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिसिपेट कर रही है बाय दिस स्पेशलिटी स्टील सेगमेंट PLI स्कीम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। RBI आईज फेज्ड लॉन्च ऑफ E-coin। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी के लिए फ़िलहाल प्लान कर रही है एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC लॉन्च करने का। सो प्रॉबेबली इन फ्यूचर वी मे सी वन ऑफ द E-coin दैट इज़ लॉन्च बाय RBI। RBI मीन्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो RBI is actually or may introduce its own version of central bank digital currency. In short, we will call it CBDC in a phased manner. So, अभी के लिए RBI is actually carefully weighing its impact on various issues as per the deputy governor। और हो सकता है कि अभी recent टाइम में बहुत जल्दी होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में एक पायलट स्टडी देखने को मिले। पायलट स्टडी क्या होती है? बेसिकली टेस्टिंग होती है जब कोई नई स्कीम या कोई नई पॉलिसी बड़े फॉर्म में लॉन्च करनी होती है या कोई नई स्ट्रैटेजी बड़े फॉर्म में लॉन्च करनी होती है, तो उसके छोटे से पार्ट में उसकी टेस्टिंग करके देखी जाती है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो RBI मे बी कंडक्टिंग दिस पायलट स्टडी इन होलसेल एंड रिटेल मार्केट फॉर दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड मे सी द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन दीज मार्केट। और आफ्टर वेइंग ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब सारे उतार चढ़ाव देखकर सारे निगेटिविटी और पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हुए RBI विल इंट्रोड्यूस इट्स ओन डिजिटल करेंसी। हालांकि डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना इट्स नॉट क्वाइट ईजी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज को अगर हम रिमूव कर भी दें तो देयर आर मैनी लीगल चैलेंजेस, बहुत सारे लीगल इश्यूज़ भी हैं जो कि RBI फेस कर सकती है वाली इशूइंग दैट डिजिटल करेंसी। और जिस तरह से डिजिटल करेंसी को लेकर के मार्केट बूस्ट कर रहा है इस समय, उस पर भी कंसर्न है RBI को कि जितनी जल्दी मार्केट बूस्ट करता है उतनी जल्दी मार्केट बस्ट भी कर जाता है। तो बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स को, इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर्स को, लीगल फैक्टर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को, इकोनॉमिक फैक्टर्स को वे करने के बाद ही RBI विल लॉन्च दिस CBDC। तो RBI हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CBDC और उसके लिए पायलट स्टडी भी होनी है। इसके अलावा RBI खुद भी जो अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह की डिजिटल करेंसी चल रही हैं उनसे लेसन ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है दैट आर वेरियस स्टेजेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सच डिजिटल फिएट करेंसी। तो किस वैसे भी इंडिया में RBI इज़ प्लानिंग फॉर रिलीजिंग इट ऑन फेज मैनर, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन नहीं, फेज मैनर, पहले एक सेगमेंट के लिए, फिर दूसरे सेगमेंट के लिए, फिर तीसरे सेगमेंट के लिए फेज मैनर के फॉर्म में ही रिलीज़ होगी। तो इसी के लिए RBI डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पर ऑलरेडी इस तरह की डिजिटल करेंसी, डिजिटल फिएट करेंसी प्रेवलेंट हैं, उनसे लेसन ले रही है, उनको एज अ केस स्टडी रीड कर रही है। एंड इन पर्टिकुलर RBI would evaluate the scope of CBDC whether they should be used in retail payment or also in होलसेल पेमेंट। तो कितना उसका अभी स्कोप रखना है कि रिटेलर्स के लिए या स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए उसको अलाउ किया जाए या नहीं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो हमने अभी आपको बताया है कि किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, सेंट्रलाइज लेजर्स यूज़ किए जाएंगे। डेफिनेटली अगर डिजिटल करेंसी आ रही है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही उस पर यूज़ करी जाएगी, बट किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, व्हाट मे बी द टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिजिटल करेंसी। टेक्नोलॉजी जितनी स्मूथ होगी उतनी ही ज़्यादा सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं डिजिटल करेंसी के। सो टेक्नोलॉजी को लेकर भी गवर्नमेंट और RBI बेसिकली बहुत ज़्यादा कंसर्न, सारे फैक्टर्स को बेसिकली इवैल्यूएट किया जा रहा है फॉर लॉन्चिंग दिस डिजिटल करेंसी। इसके अलावा RBI से रिलेटेड एक और न्यूज़ थी जो कि मैंने इसी कॉलम में कवर करने की कोशिश करी है। वो न्यूज़ क्या देख लेते हैं। RBI's टॉलरेंस फॉर हाई यील्ड्स में एंड ऑफ ट्रांसमिशन।
अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो हम कई बार बॉन्ड यील्ड को लेकर के न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड यील्ड जिस तरह से इस पर्टिकुलर टाइम में बढ़ रही और आरबीआई ने बहुत सारे इंटरवेंशंस भी लिए बॉन्ड यील्ड को कंट्रोल करने के लिए। इवन अगर हम 10 साल के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 6 से ऊपर ही चल रहा है इस समय का पॉइंट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने बहुत सारे इंटरवेंशन लिए। हालांकि इंटरवेंशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला बॉन्ड मार्केट में। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि नाउ RBI's tolerance for high yield rate is actually increasing, and this tolerance for RBI's high yield rate may have implication on other imperatives. As per the expert, this may have been spurred by the need to keep the market interested in local bonds and position itself for the impending tightening of rates in the overseas market. तो क्यों आरबीआई हाई यील्ड को टॉलरेट कर रही है? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लोकल जो बॉन्ड मार्केट है उसको इंटरेस्टिंग बना कर रखने के लिए, या जो ग्लोबल या ओवरसीज़ मार्केट रेट्स हैं उसकी वजह से भी आरबीआई हैज़ अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ टॉलरेंस ऑफ हाई यील्ड इन केस ऑफ बॉन्ड्स। बट इसका मतलब ये है कि दिस कुड ऑल्सो मीन दैट द ऑल रेट्स दैट आर लिंक्ड टू मनी मार्केट विल एडजस्ट टूवर्ड्स द हार्डनिंग, एंड दिस मे well be the end of rate transmission of the policy as per the market observers. और एक्सपर्ट का कहना है आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पॉलिसी ट्रांसमिशन हैज़ बिकम हाईली इफेक्टिव एंड अकर्स ऑलमोस्ट इन रियल टाइम मनी मार्केट। बट अगर आरबीआई का टॉलरेंस इस तरह से बढ़ता रहा यील्ड रेट को लेकर के, सो दिस लेंडिंग रेट्स ऑफ बैंक दो आर फार स्ट्रिक्टर especially in the case of existing loan and may hamper the or may end the policy transmission effectiveness as well. और इसका एग्जाम्पल भी दिया है ऑथर ने कहा कि अगर हम फरवरी 2019 की बात करें, फरवरी 2019 एंड नाउ फरवरी पेयर्ड इट्स रेपो रेट बाई 250 basis point RBI has paid its repo rate. लेकिन जो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ा, बट द वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन रेट ऑफ बैंक्स फेल ओनली बाई 0.111 basis point, अप्रॉक्सीमेटली 111 basis point. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। और ईयर्स काफ़ी टाइम के एक्सपेरिमेंट के बाद आरबीआई वॉज एबल टू अचीव दिस स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी और पॉलिसी रेट्स। और जिस तरह से आरबीआई की टॉलरेंस बढ़ रही है, ट्रांसमिशन ऑफ द आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी मे बी हैम्पर्ड एज पर द एक्सपर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक दो लाइन में पता करना चाहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बेसिकली होता क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच सेंट्रल बैंक, इन केस ऑफ इंडिया इट इज आरबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स, मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस are passed on through financial system and influence the business and household. बहुत सिंपल लैंग्वेज में कितना इफेक्टिवली आरबीआई के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के जो पॉलिसी रेट्स हैं, जो पॉलिसी कट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के सिग्नल्स हैं, वो कितना स्मूथली हाउस होल्ड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक पास हो रहा है। मतलब उसका कितना इम्पैक्ट, अगर आरबीआई ने रेपो रेट 100 बेसिस पॉइंट चेंज किया है तो इवेंचुअली जो लेंडिंग रेट है उस पर कितना फ़र्क डालेंगे। अगर 90 बेसिस पॉइंट का फ़र्क डालेंगे तो हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट ठीक है सफिशेंटली इफेक्टिव है, ट्रांसमिट हो रही मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन अगर आरबीआई ने 100 बीपीएस का चेंज किया है और वो इवेंचुअली लेंडिंग रेट में केवल 50 बीपीएस पॉइंट का चेंज आ रहा है, देन इन दैट केस वी विल से दैट आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज नॉट हैपनिंग इफेक्टिवली। तो ट्रांसमिशन मतलब आरबीआई के जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स हैं वो कितनी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, फास्टली हाउस होल्ड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन और इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज क्लिप्स। वोडा आइडिया गेट्स नोट फॉर एफडीआई अप टू ₹15,000 करोड़। तो फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया का जो प्रपोजल था दैट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 15,000 करोड़ थ्रू एफडीआई, उसको अप्रूवल दे दिया है। तो इस समय जो वोडाफोन की सिचुएशन है, वोडाफोन इज़ वन ऑफ द डेट लेडन एंड कैश स्ट्रैप्ड टेलीकॉम and struggling in order to pay
इट्स लायबिलिटी। तो फाइनली 15,000 करोड़ का एफडीआई का अप्रूवल वोडाफोन आइडिया को मिल गया है। अ टॉप लेवल ग्रुप कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, फिनांस and commerce and industry has jointly taken this particular decisions to approve the 15,000 crore FDI for वोडा आइडिया। और इस पेमेंट के बाद क्या होगा? डेफिनेटली जो वोडा आइडिया है वीआई कंपनी है उसको हेल्प मिलेगी किस चीज़ में? एजीआर के जो ड्यूज़ हैं उसको पे करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो अदर डेट हैं वोडा आइडिया उसको पे करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मनी वुड बी यूज फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एज वेल। और इमीडिएटली इससे पहले अगर आपको याद हो तो वोडाफोन आइडिया ने गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया था कि उसके कुछ ड्यूज़ जो है उनको पेमेंट से उसको रिलीव किया जाए। और इस अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये कहना है कि इस अप्रूवल से ये क्लियर होता है कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वोडा आइडिया अभी के लिए शट डाउन हो, जैसा एलिगेशन लग रहा था गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट वांट्स टू शट डाउन द वोडा आइडिया कंपनी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर अप्रूवल गवर्नमेंट को अगर ये चाहिए होता कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी को बंद करना चाह रही थी तो इस तरह के अप्रूवल नहीं मिलते। और इमीडिएटली इस न्यूज़ के बाद डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया के जो शेयर्स हैं बीएसई में वो 3 पॉइंट्स तक बढ़कर बंद हुए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 100% एफडीआई इन पीएसयूज रिफाइनर्स क्लियर्ड। वोडाफोन आइडिया की एफडीआई के अप्रूवल के बाद यूनियन कैबिनेट ने थर्सडे को एक और प्रपोजल अप्रूव किया एंड दैट प्रपोजल टू वाज टू अलाउ द 100% एफडीआई इन पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स एंड एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ एफडीआई इन प्राइवेटाइजेशन ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज बीपीसीएल। तो जो प्रपोजल था कैबिनेट के पास, यूनियन कैबिनेट के पास, जहां पर 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है किसमें? पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स में। और इससे जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसे और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जिनका प्राइवेटाइजेशन होना है उसका रास्ता क्लियर हो चुका है। एंड द अप्रूवल बाय कैबिनेट विल इनेबल द सेल ऑफ गवर्नमेंट्स 52.9% स्टेक इन बीपीसीएल। तो गवर्नमेंट का जो 52.98% का शेयर है बीपीसीएल में अब वो फॉरेन बायर भी खरीद सकते हैं। So this will open the door for FDI in other public sector companies in oil sector put up for the प्राइवेटाइजेशन। और इसका इम्पैक्ट जो अदर ऑयल की कंपनीज हैं, ऑयल सेक्टर में जो अदर रिफाइनरीज हैं या अदर कंपनीज अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम्स में उन सब पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एफडीआई अप टू 100% विल बी अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट इन केस वेयर अ पब्लिक सेक्टर undertaken has received in principle approval for strategic disinvestment। तो अगर कोई पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में आ चुकी है तो उसमें ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई अलाउ हो जाएगा आफ्टर दिस अप्रूवल। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट करंट एफडीआई पॉलिसी 49% एफडीआई इज अलाउड इन पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज एंड 100% इन प्राइवेट सेक्टर। और जो कि अब मॉडिफाई हो चुकी है, जो कि अब 100% पब्लिक सेक्टर्स में भी अलाउ कर दी गई। अभी तक पब्लिक सेक्टर में कितना था? 49% एफडीआई अलाउ थी। अब चूँकि बहुत सारे फॉरेन बिडर्स ने इंटरेस्ट शो किया था बीपीसीएल के शेयर को ख़रीदने के लिए, तो अब इंडिया में इस बात के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है बीपीसीएल को ख़रीदने में या बीपीसीएल के स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में फॉरेन बायर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, जिसमें गवर्नमेंट का 52.98% का स्टेक है। फॉरेन प्लेयर्स के अलावा वेदांता ग्रुप, अपोलो मैनेजमेंट एंड थिंक गैस हैज़ ऑल्सो शोन इट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बाइंग बीपीसीएल। And relaxing FDI limit will aid the privatization of BPCL as well as other public sector oil companies। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Amazon hides fact in future deal gave wrong info CCI। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनली अपना जजमेंट दिया है इस पर्टिकुलर डील पर। कौन सी डील पर? जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच में हुई थी और जिसको लेकर के अमेजॉन ने एंटी कॉम्पिटिटिव
एग्रीमेंट का यूज़ करते हुए सीसीआई से कंप्लेन करी थी कि जो डील है, क्योंकि अमेज़ॉन एक सिग्निफिकेंट पार्टनर था फ्यूचर में, तो अमेज़ॉन को इन्फॉर्म नहीं किया गया, अमेज़ॉन को ऑफ़र नहीं किया गया, और ये जो डील हुई है रिलायंस की फ्यूचर के साथ, दिस पर्टिकुलर डील इज़ एंटी कॉम्पिटिटिव एंड अमेज़ॉन शुड बी गिवन रिलीफ और कॉम्पनसेशन और पेनल्टी फॉर इट। तो काफ़ी टाइम के बाद में फाइनली सीसीआई ने वर्डिक्ट दिया है कि जो भी ये डील हुई है, इस डील को लेकर के अमेज़ॉन ने जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को, दैट इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट सफिशिएंट, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो अमेज़ॉन ने हाइड करी। द एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर हैज़ एक्यूज्ड amazon.com फॉर कंसीलिंग द फैक्ट्स एंड मेकिंग false submission when it sought the approval of 2019 investment in future group unit as per the letter to US e-commerce giant। कि अमेज़ॉन यूएस की कंपनी है तो उन्होंने मांगा होगा इन्फॉर्मेशन, तो उस पर सीसीआई ने रिएक्ट किया, और उसी में सीसीआई ने भी अमेज़ॉन की भी एक कंप्लेन के फॉर्म में अपना पॉइंट डिस्कस किया। क्या लेटर कॉम्प्लिकेट्स अमेज़ॉन बिटर लीगल विद फ्यूचर ओवर द इंडियाज फर्म्स डिसीजन टू सेल इट्स रिटेल एसेट्स टू रिलायंस इंडस्ट्री। तो एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह का लेटर अगर सीसीआई ने इशू किया है और सीसीआई ने दिया है यूएस ई कॉमर्स जियन पर, तो ये जो इंटेंस वॉर है between Amazon and future, this is going to be more intense in future, जिसमें Amazon has argued that the term agreed in its 2019 deal to pay $192 million for 49% stake in future gift voucher unit prevents its parent future group from selling its future retail business to Reliance and it is anti-competitive। तो फिलहाल के लिए CCI दैट इज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये मूव है, और इसके लिए सीसीआई ने थ्रेटन भी किया है अमेज़ॉन को कि अमेज़ॉन अगर इस तरह के फैक्ट्स को हाइड करेगा तो अमेज़ॉन में अट्रैक्ट द पेनल्टी एंड एक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। हालांकि अमेज़ॉन ने अभी इस पर्टिकुलर नोटिस पर, इस पर्टिकुलर लेटर पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। रेगुलेटर सेज अमेज़ॉन मेड डिफरेंट स्टेटमेंट एट अदर लीगल फोरम्स। तो अमेज़ॉन मिसयूज़ कर रहे हैं इंडिया के लॉज को या अदर सिस्टम को, एंड दिस मे लीड्स टू पेनल्टी फॉर अमेज़ॉन एज पर सीसीआई। और आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में एक इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है, जिस इन्फोग्राफिक्स में बेसिकली इस बात को कवर किया गया कि इंडियन इकोनॉमी में लास्ट 30 ईयर्स में, इंडियन इकोनॉमी ने लास्ट 30 ईयर्स में कैसी परफॉर्मेंस करी है। द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे from the day that happens to be one that set it on acceleration. The day was July 24, 1991, the day of LPG। और उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी ने इन्फ्लेशन के केस में मार्केट कैपिटलाइजेशन, बीएससी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, सेंसेक्स, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जीडीपी के केस में कितना कितना ग्रो किया है, कैसे परफॉर्मेंस करिए। तो अगर जीडीपी की बात करें तो 5.4 टाइम्स जीडीपी इम्प्रूव हुई है। इसी तरह बीएससी में कैसी परफॉर्मेंस रही, सेंसेक्स में कैसी परफॉर्मेंस रही, किन कंपनीज़ के मार्केट कैप जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े। तो अगर सेंसेक्स की बात करें तो टोटल कंपनीज का जो मार्केट कैप था वो 42 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। इन्फ्लेशन जो रही वो स्टेबल और लोअर रही है। अपार्ट फ्रॉम इट मोबाइल यूज़र्स का जो नंबर है वो 325 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। एक्सपोर्ट 16 गुना बढ़ा है, इंपोर्ट 20 गुना बढ़ा है, म्यूचुअल फंड्स 71 गुना बढ़ा है, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन 4 गुना ज़्यादा हुआ है। तो दिस इज़ द एक्चुअली क्रक्स ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। आपको बस एक बार देखना है, डू नॉट नीड टू मग्ड अप दीज डेटास कि कितना मार्केट कैप कितना बड़ा 1991 में कितना था और आज कितना है। एक एक कंपनी का याद करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट हैव द glimpse of this infographics. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.